Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरी और अपने फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 143(1). तो आप लोगों को भी इंटीमेशन, जब आपने आईटीआर फाइल करी होगी उसके बाद एक इंटीमेशन आता है 143(1) का. तो वो इंटीमेशन होता क्या है, ठीक है. कभी कभार इसमें डिस्क्रिपेंसी भी रहती है, कभी कभार ये रिफंड का भी रहता है. तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है इस सेक्शन का, स्कोप क्या रहता है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं. तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रोसेस से, ठीक है. तो क्या प्रोसेस रहता है एक आईटीआर फाइलिंग का, क्या प्रोसेस रहता है. आप सबसे पहले एक आईटीआर में क्या करता है, एक इंडिविजुअल अपनी इनकम की डिटेल्स फर्निश करता है आईटीआर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैंने पूरे साल भर में ये इनकम यहाँ से कमाई हुई है. 5 हेड्स होते हैं हमारे पास. सबसे पहला हेड होता है पीजीबीपी, बिजनेस इनकम के लिए होता है. दूसरा हेड होता है हमारा सैलरी इनकम के लिए होता है. तीसरा हेड होता है हमारा कैपिटल गेन का, जिसमें हम सारी कैपिटल एसेट्स या सिक्योरिटीज का सेल परचेज हम डालते हैं. चौथा हेड होता है हमारे पास अदर सोर्सेज का, जो पहले तीनों इनकम में नहीं आती वो इसमें आती है अदर सोर्सेज का. और पांचवी चीज़ होती है हमारे पास डिडक्शंस की, कि हमारे पास क्या क्या चैप्टर 6 की डिडक्शन, क्या क्या डिडक्शन आती है. तो एक आईटीआर में हम लोग अपनी इनकम दिखाता है एक इंडिविजुअल कि इसने साल भर में ये कमाया और ये डिडक्शंस हैं, और जो बैलेंस बचता है उस पर वो अपना इनकम टैक्स पे कर देता है एज पर द स्लैब रेट, ठीक है. तो ये प्रोसेस रहता है. सबसे पहले इंडिविजुअल अपना फाइलिंग करता है, मतलब पहले रहता है फाइलिंग का प्रोसेस, ठीक है. तो पहला रहता है सबसे पहले इंडिविजुअल फाइल करता है, फिर उसके बाद फाइल करने के बाद वो रिटर्न जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद. मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे असेस करता है. असेस यानी एग्जामिन करता है, ठीक है. इस असेसमेंट को, इसे हम कहते हैं असेसमेंट. जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी आईटीआर को असेस करता है, उसे वैलिडेट करता है कि वो सही है, करेक्ट है या नहीं है, तो ये चीज़ देखता है. अगर वो करेक्ट है तो फिर उसे प्रोसेस कर देता है. अगर वो इनकरेक्ट है तो वो डिमांड रेज करता है, वो क्वेरी रेज करता है कि आपने ये इनकम ऐसे दिखाई हुई है लेकिन हमारी कंपटीशन के हिसाब से ये इनकम ऐसे ऐसे है, तो उसके बदले हमें रिस्पॉन्स फाइल करना पड़ता है. तो ये रहता है कि आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस रहता है. पहले हम फाइल करते हैं, उसके बाद आईटीआर डिपार्टमेंट उसे असेस करता है कि करेक्ट है या नहीं है. अगर करेक्ट है तो रिफंड होता है तो रिफंड इशू कर देता है. डिमांड है, अगर कोई इनकरेक्ट है तो डिमांड रेज कर देता है. तो सबसे पहली चीज़ रहती है प्रोसेस की. उसके बाद रहता है स्कोप. क्या रहता है 143(1) का स्कोप. आज इस वीडियो में हम लोग पूरी 143(1) सेक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि इस सेक्शन में क्या क्या रहता है. तो जैसा कि अभी हमने प्रोसेस के बारे में बताया कि पहले क्या होता है, तो अब हम बात करेंगे कि स्कोप ये क्या कर सकता है इस सेक्शन में. तो मैं एक बार लिख देता हूँ सारा चीज़, फिर उसके बाद हम एक एक करके इसे डिस्कस करेंगे. तो जो 143 सेक्शन 1 होता है ना, इसका स्कोप, इसमें सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी चेक होता है. इसे प्रीलिमिनरी चेक ऑफ रिटर्न कहते हैं. इसमें क्या करता है आईटी डिपार्टमेंट, इसमें आपकी सारी रिटर्न्स कैलकुलेट करी जाती हैं और उसे देखा जाता है कि इसमें कोई इशू तो नहीं. सिर्फ एक प्रीलिमिनरी चेक, इसमें पूरा डिटेल असेसमेंट नहीं होता. इसमें ये सिर्फ एक प्रीलिमिनरी चेक की तरह ट्रीट किया जाता है. और दूसरी चीज़ जो है वो है इनकम और लॉस. तो इसमें क्या करता है ना कि आपने ये पास कभी इंटीमेशन आया होगा ना, आपने कभी देखा होगा आईटीआर फाइलिंग के बाद, तो भले ही वो रिफंड का इंटीमेशन हो या फिर डिमांड का इंटीमेशन हो, तो उसमें दो चीज़ें रहती हैं. उसमें चीज़ें रहती है कि उसमें इनकम कैलकुलेट रहती है एज पर टैक्स पेयर, और एक रहती है एज पर 143(1), ठीक है. तो एज पर टैक्स पेयर मतलब आपने जो अपनी इनकम दिखाई है आईटीआर में, उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है. एज पर 143(1) जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि आपने ये इनकम दिखाई है या नहीं दिखाई. अगर कोई अर्थमेटिकल एरर करा है वो उसे सॉल्व करेगा यहाँ पे. अगर कोई चीज़, ये चीज़ मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बार, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड रहे कि इसमें क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट करी जाती है. जैसे इनकम लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट ना, तो एडजस्टमेंट किस चीज़ करता है, क्या क्या चीज़ें एडजस्ट होकर आती है 143(1) में, वो हम देखते हैं अभी. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडजस्टमेंट, कि ये सारी एडजस्टमेंट जो फॉलोइंग हम बात करने वाले हैं ना, तो ये सारी एडजस्टमेंट 143(1) के अंदर कंप्यूट करता है. फिर उसके बाद हमें वो डिमांड या फिर रिफंड भेजता है. तो सबसे पहली चीज़ वो देखता है कि कोई अरिथमेटिकल एरर है क्या. आपने जो अपनी रिटर्न फाइल करी है,
क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है? क्या आपने कोई अरिथमेटिकल एरर करा है? अगर आपने कोई अरिथमेटिकल एरर करा है तो 143(1) की कॉम्पिटिशन में उस एरर को ठीक करके आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे हम आईटी डिपार्टमेंट। उसके बाद अरिथमेटिकल एरर के बाद वो देखते हैं डिसअलाउंस ऑफ लॉस। डिसअलाउंस ऑफ लॉस, डिसअलाउंस ऑफ लॉस की बात करें अगर हम, तो मतलब कि कोई लॉस डिसअलाउंस कब होता है? मतलब मान लीजिए आपकी आईटीआर की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, अभी भी आईटीआर की ड्यू डेट चल रही है, अगर आप अपनी आईटीआर भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डिसअलाउंस ऑफ लॉस में ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस आ रहा है पिछले साल से, जो आपको इस साल अपनी आईटीआर में ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, ताकि आपके जो इस साल का प्रॉफिट है वो उससे एडजस्ट हो जाए और आपको इनकम टैक्स उतना उस अमाउंट से कम भरना पड़ेगा। तो अगर आपने अपनी आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल करी ना, तो आपको ये परमिशन नहीं मिलती, आप अपना लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये रूल है। इसलिए आपको आईटीआर अपनी ड्यू डेट से पहले करवानी चाहिए और अपना कैरी फॉरवर्ड लॉस भूलना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभार हमारे पास काफ़ी सारे केसेस भी आते हैं जिसमें कई सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि कहते हैं कि सर मैंने कल लास्ट ईयर तो हमने भरवा ली थी किसी से, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारी आईटीआर का कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करा। मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड है कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड, इस साल हमें आईटीआर में ब्रॉड फॉरवर्ड तो दिखाना पड़ेगा ना उस चीज़ को। बट कई सारे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हर साल ब्रॉड फॉरवर्ड दिखाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि अगर कोई प्रॉफिट है तो तभी एडजस्ट करेंगे हम, नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हर साल हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तब जाके जिस ईयर में प्रॉफिट हो रहा है हम उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे लॉस को और उसके बाद एडजस्ट करेंगे। तो ऐसा होता है। और फिर अगली चीज़ आती है कि इस लॉस के साथ साथ डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन भी मिलती है, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन भी हो जाती है अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं। चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं रहती इसमें सारी, इसमें कुछ कुछ डिडक्शन रहती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे ये डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन रहती है, एक 10AA सेक्शन है, एक TIA है, एक TIE है। इन सेक्शन की डिडक्शन भी डिसअलाउ हो जाती है अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। और इसके आगे का मैं इस साइड समझा दूँ तो ये तो हो गया अरिथमेटिकल एरर, डिसअलाउंस ऑफ लॉस और डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन। अब ये चीज़ें तो डिसअलाउ हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ये तो हो गया अरिथमेटिकल एरर, डिसअलाउंस ऑफ लॉस, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन। बट और भी कंपटीशन तो देखते हैं ना 143(1) में कैसे कंप्यूट करते हैं, तो ये डिसअलाउ हो जाते हैं और ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। मतलब मान लीजिए आपके 26AS फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म, नहीं दोनों चीज़ें अलग होती हैं, बट एक फॉर्म 16 होता है सैलरीड क्लास का, ठीक है, फॉर्म 16। तो इन दोनों फॉर्म में अगर कोई इनकम है जिस पर आपका टीडीएस कटा है या फिर कोई भी इनकम इनमें शो कर रही है ना, और आपने अपनी आईटीआर की कैलकुलेशन के टाइम उसे इंक्लूड नहीं करा है, फिर इनकरेक्ट इंक्लूड करा है, तो 143(1) सेक्शन जब इनकम कैलकुलेट करेगा ना आपकी, तो वो इसे इंक्लूड करके करेगा, ठीक है, तो उससे आपका इनकम टैक्स पे फर्क आएगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें रहती हैं जो 143(1) सेक्शन अपनी आपकी इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड करेगा। हाँ, ये एडजस्टमेंट नहीं होगी अगर आपको कोई डिमांड नहीं मिला। अगर कोई डिमांड नहीं है आपके पोर्टल पे, तो मतलब ये आपकी इनकम इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं हो सकती। तो आपको डिमांड किसी भी फॉर्म में आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली आ सकती है, ठीक है, पोस्ट से भी आ सकती है, कोई से भी मीडियम के थ्रू आपके पास डिमांड पहुंच सकती है। आपके पोर्टल पे शो कर जाएगा, जब आप आउटस्टैंडिंग डिमांड का पोर्टल टैब खोलेंगे ना, तो आपको वहाँ पर शो कर जाएगा कि आपकी कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। और पोर्टल और पोस्ट से तो आपको ऐसा एड्रेस, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो आपने आईटीआर फाइलिंग टाइम दिया होगा, उस एड्रेस पे आपके पास आ जाएगा कोई डिमांड होगी तो। और जो ये 143(1) सेक्शन 143(1) सेक्शन में अगर आपके पास कोई डिमांड आई है ना, मतलब मान लीजिए आपने कोई इनकम इंक्लूड करना भूल गए एज पर 26AS, आपने कोई अरिथमेटिकल एरर करा है, या फिर आपका कोई लॉस है जो डिसअलाउंस हो गया है, या आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, तो हमें इस सेक्शन का रिस्पॉन्स विदिन 30 डेज फाइल करना पड़ता है। ये ड्यू डेट है, जब आपको इंटीमेशन आया ना जिस दिन, उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर हमें इसका रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। तो ये तो थी इस सेक्शन के स्कोप की बात। अब हम एक प्रोसीजर की बात करते हैं कि स्टार्टिंग टू एंड प्रोसीजर क्या रहता है आईटीआर फाइलिंग से लेकर आईटीआर डिमांड तक का। सेक्शन तो पता ही है हमें 143(1) हो रहा है, तो हम प्रोसीजर ही लिख लेते हैं सीधा। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहता है भाई? तो प्रोसीजर रहता है कि आपने आईटीआर फाइल करी,
फिर उसके बाद IT डिपार्टमेंट से चेक करेगा सही है नहीं, उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा, रिफंड है तो रिफंड देगा, डिमांड है अगर कोई एरर है जो मैंने इससे पहले बताया एरर्स कि क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, अगर उससे उनकी वजह से कोई डिफरेंस है तो वो देगा। उसके बाद प्रोसीजर क्या रहता है कि सबसे पहला रहता है कि IT डिपार्टमेंट सारे अरिथमेटिकल एरर या फिर मैं कह सकता हूँ सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, जो भी एडजस्टमेंट हमने इससे पहले पढ़ी ना, वो सारी एडजस्टमेंट के बाद आपकी नई इनकम कैलकुलेट करता है एज पर सेक्शन 143(1). इस सेक्शन के हिसाब से सारी एडजस्टमेंट के बाद नई इनकम कैलकुलेट करता है। अब नई इनकम कैलकुलेट करता है, अगर आपको कोई TDS उस पर जो नई इनकम कैलकुलेट करी है उस पर टैक्स निकालेगा एज पर द स्लैब रेट, टैक्स निकाला और आपको कोई TDS है पहले से तो TDS को माइनस करेगा और जो बैलेंस आएगा ना, बैलेंस टैक्स, मान लीजिए आपका बैलेंस टैक्स उस पर बनता है 1 लाख रुपए और आपने अपनी ITR में 80,000 रुपये भर रखे हैं तो आपको 20,000 रुपये की डिमांड भरनी पड़ेगी, विद इंटरेस्ट भरनी पड़ेगी ये डिमांड। आपको ये नहीं है कि आपने डिफरेंस को पे करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट बनेगा ना फाइलिंग के टाइम से वो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। तो सारी एडजस्टमेंट के बाद पहले ये वो डिमांड निकालेगा, सारी एडजस्टमेंट का डिमांड निकाली। अब उसने डिमांड करी एडजस्टमेंट के बाद, फिर उसको आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। अब या तो मैंने बताया था ना कि बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे पास इंटीमेशन आ सकता है, तो इंटीमेशन आएगा, इंटीमेशन जिससे हम कहते हैं इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). अब ये नहीं कि इंटीमेशन से अंडर सेक्शन 143(1) आया है तो आपको ये घबराने की बात है, नहीं ऐसा नहीं होता। रिफंड के केस में भी 143(1) के अंदर ही इंटीमेशन आता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रीलिमिनरी चेक है, ठीक है, तो ये प्रॉपर असेसमेंट नहीं है। जो प्रॉपर ऑर्डर है कि आपको असेसी को बुलाएं उसके बाद हम कुछ आए करेंगे, असेसी को बिना बुलाए, असेसी को नहीं बुलाते, असेसी को नहीं बुलाते इसमें, उसको बिना बुलाए ये इंटीमेशन भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक उसके पोर्टल पे। उसका रिस्पॉन्स हमें फाइल करना पड़ता है 30 डेज़ के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब मान लीजिए कि आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, तो एक सेक्शन होता है 234F, 234S, ये पेनल्टी का सेक्शन होता है। ड्यू डेट के बाद फाइल करने पे ना, अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख से कम है तो आती है आपकी 0 पेनल्टी, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन से कम है तो उसको तो क्या ही पेनल्टी देंगे, ठीक है। अगर आपकी 2.5 लाख से 500K तक पेनल्टी आती है ना, तो उसकी पेनल्टी होती है 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़। अगर 5 लाख से ऊपर, 500K से ऊपर की जो अगर आप इनकम है और आप ITR ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो 234F में आपकी पेनल्टी आएगी 5,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये रहता है पेनल्टी का सेक्शन, ये भी कंसिडर करके भेजता है। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि कैसे कैसे आता है, इंटीमेशन आता है, फिर उसके बाद आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर कि आप उस डिमांड से अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई भेजना पड़ता है। फिर उसके बाद IT डिपार्टमेंट से देखता है, अगर वो सेटिस्फाइड है डिमांड से आपकी रिप्लाई से तो ठीक है, अदरवाइज आपको डिमांड पे करनी पड़ेगी या फिर आप आगे केस कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं IT डिपार्टमेंट कि हाँ कि क्या डिस्कस करना है, जो भी डिस्कशन है आप जाके भी कर सकते हैं। तो ये तो था पूरा प्रोसीजर। तो अब ज़्यादा कुछ वैसे इस सेक्शन में बचा नहीं है। एक लास्ट चीज़ है कि आपको इंटीमेशन कितने टाइम तक मिल सकता है। मान लीजिए आपने आज ITR फाइल करी, ठीक है, ITR आज फाइल करी, तो मैं यहाँ पर टाइम लिमिट लिख देता हूँ, टाइम लिमिट कि हमें 143 के अंदर अंदर कब तक आ सकता है इस सेक्शन के अंदर हमें डिमांड, ठीक है। मान लीजिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2021, हम लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं। 31 जुलाई 2000, लास्ट ईयर वैसे दिसंबर थी, एक्सटेंड हो गई थी कोर्ट की वजह से, बट इस साल एक्सटेंड नहीं होने वाली, कोई चांसेस तो नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इस साल डेट यही रहेगी 31 जुलाई 2022। आपने अभी तक अपनी ITR फाइलिंग नहीं कराई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये रहती है 31 जुलाई और आपने अपनी ITR फाइल करी है, मान लीजिए 30 जून को फाइल कर दी आपने, विद इन ड्यू डेट कर दी 30 जून 2021, तो आपको ना 143 के अंदर सेक्शन विद इन 9 मंथ्स आ सकता है। 9 मंथ्स, 9 मंथ हमें यहाँ से नहीं लेने कि हमने 30 जून को फाइल करी थी तो वहाँ से 9 महीने गिन ले, नहीं। ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 से 9 मंथ गिनेंगे हम, 31 मार्च 2022, ठीक है। तो मतलब दिसंबर तक हमें इंटीमेशन आ सकता है। अगर तब तक नहीं आया तो उसके बाद 143(1) में इंटीमेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहती है टाइम लिमिट। तो इसी के साथ इस सेक्शन में यही सब है कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, टाइम लिमिट क्या रहती है,
तो आई होप आप लोगों को इस सेक्शन में पता चला होगा ड्यू डेट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही में अगर आप लोगों को और नॉलेज चाहिए, आपको 143 के बारे में और कुछ जानना है, तो आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए 143.1 टेक्साज। तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपको क्या होगा ना कि आप जब सेक्शन सर्च करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे इररेलेवेंट सोर्सेज या फिर जहाँ पर आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। बट अगर आप साथ में टेक्साज डालेंगे ना, आपने सर्च करा 143.1 टेक्साज, तो आपको एक रिलायबल सोर्सेज से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको डीएससी के बारे में सर्च करना है तो आप डीएससी टेक्साज ऐसे सर्च कर सकते हैं। आपको कोई और प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन के बारे में सर्च करना है, आप प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन टेक्साज के बारे में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक रिलायबल सोर्स मिलेगा और सारी नॉलेज अप टू डेट मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।